शुरू करते हैं इफ एल्स की कुछ और एग्जांपल्स और फिर टर्नरी ऑपरेटर को पढ़ते हैं। ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन थी, लेट्स से हम दो चीजें चेक कर रहे थे कि अगर यूजर नेम एडमिन के बराबर हो और उसके साथ साथ पासवर्ड 123 के बराबर हो तो वेलकम दिखा दे। ठीक है। अगर ये हो जाता है तो ये वेलकम दिखा देता है, और एल्स में ये दिखाता है कि इनवैलिड यूजर है। अब ये वाली सिचुएशन तो ये थी कि वो दोनों ही एक साथ चेक होते हैं। अगर वो दोनों ठीक होंगे तो वेलकम होगा। अगर कोई एक भी गलत या दोनों गलत तो वो इनवैलिड यूजर दिखाएगा। अब रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि अगर उसका यूजर नेम गलत हो तो उसको बताया जाए कि भाई आपका यूजर नेम गलत है। अगर उसका पासवर्ड गलत हो तो उसको बताया जाए कि पासवर्ड गलत है। और अगर लेट से दोनों ठीक हो तो फिर उसको वेलकम कर दिया जाए। ये सिचुएशन हमने लिखनी है। तो इसके लिए क्या तरीकाकार होगा, इसके लिए अब हम थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंस लिखेंगे। मैं ये कोड यहाँ से उठाकर नीचे रख देता हूँ ताकि हमारे रिकॉर्ड में रहे। और यहाँ पर अब मैं इफ लिखूंगा। इफ अगर लेट्स से मैंने कहा यू नेम इज नॉट इक्वल टू, मैंने कहा अगर बराबर ना हो वो एडमिन के। ठीक। ये इफ का ब्लॉक आउट। अभी हम सिर्फ एक इफ चेक कर रहे हैं। अगर यूजर नेम एडमिन के बराबर ना हो तो क्या दिखाना है। तो मैंने कहा मैं मैसेज में पास कर देना इनवैलिड यूजर नेम। ठीक है। ये सिर्फ एक चीज को चेक करके आगे बढ़ना। अब अगर ये ठीक हो जाता है, मतलब यूजर नेम एडमिन के बराबर होता है, तो फिर ये जाएगा एल्स इफ के ऊपर एक और कंडीशन। ठीक है। तो देखिए पहले एक ही हम इफ लिख रहे थे और फिर उसका एल्स था डायरेक्ट, दैट्स इट। अब हम मल्टीपल इफ लिख रहे हैं चेकिंग के लिए। तो मैंने कहा इफ यूजर नेम इज नॉट इक्वल टू एडमिन, तो वो कहे मैसेज के अंदर के इनवैलिड यूजर नेम। एल्स इफ मैंने कहा अगर उसका यूजर पासवर्ड जो वेरिएबल है मेरा वो बराबर ना हो 123 के, तो मैसेज में पास करना इनवैलिड पासवर्ड। एल्स एल्स का मतलब ये है कि अब ये दोनों बातें ट्रू नहीं हुई। ये बात मतलब ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, मतलब ट्रू से मुराद ये कि ये एडमिन था और ये 123 था। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू ठीक दी थी उसने। तो इफ ये वाला भी नहीं चला और ये वाला भी नहीं चला, ठीक है, दोनों वैल्यू सही दी थी। तो लास्ट में एल्स में आके हमने कहा भाई इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है, तो उसको वेलकम कह देंगे। ठीक है। ये एक और तरीका है कि आप जब इफ के अंदर आपके पास कंडीशन इस तरह की हो मल्टीपल, जो आपने वन बाय वन चेक करनी हो, तो आप इस तरह से चेक करें। ठीक है। तो ये भी हम फिलहाल चलाकर देखते हैं तो फिर इसका आउटपुट आपको समझ आएगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर यूजर नेम एडमिन के बराबर ना हो। पहले की एग्जाम्पल में नीचे अगर हम आए तो मैं पहले ये चेक कर रहा था कि यूजर नेम जब एडमिन हो और पासवर्ड 123 हो, ये दोनों बातें ठीक हो एक साथ, तो वेलकम कर देना, अदरवाइज इनवैलिड यूजर, दैट्स इट। अब की बार में जरा डिफरेंट अप्रोच के साथ आया। मैंने कहा अगर यूजर नेम एडमिन ना हो तो दिखाना इनवैलिड यूजर नेम। अगर वो यूजर नेम गलत देगा तो यहीं से प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा, कंसोल पे आ जाएगा डायरेक्ट बाहर कि अगर एडमिन नहीं होगा। ठीक है। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है। यूजर नेम भी ठीक है तो यहाँ से आगे बढ़ गया, पासवर्ड भी अगर 123 देगा तो यहाँ से भी आगे बढ़ जाएगा और वेलकम हो जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। इसके कंसोल पे हमने चेकिंग की हुई होगी। तो देखिए वेलकम आ रहा है। ठीक है। वेलकम क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका यूजर नेम पासवर्ड हमने ठीक दिया हुआ है। यूजर नेम एडमिन ही है, पासवर्ड कुछ भी है। अगर मैं उसका सिर्फ पासवर्ड खराब करता हूँ, मैंने 1234 कर दिया पासवर्ड, पासवर्ड चेंज कर दिया, आइए रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखें क्या आ रहा है, इनवैलिड पासवर्ड। वो इनवैलिड यूजर नेम पे नहीं गया क्योंकि यूजर नेम तो एडमिन था, तो ये ठीक है, बात आगे बढ़ गया। वो पासवर्ड उसने चेक किया, पासवर्ड 123 अगर नहीं हो तो वो कहता है इनवैलिड पासवर्ड। तो क्योंकि पासवर्ड हमारा 123 नहीं है, गलत पासवर्ड दिया हुआ है, तो इसीलिए वो दिखा रहा है मैसेज में इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है। तो ये एक हमारा तरीका पर्टिकुलर चीजों को चेक करने का, जब आपके पास एक से ज्यादा चीजें चेक करनी हो या एक ही वैल्यू को कई बार चेक करना हो, तो आप फिर इस तरह से ये काम करते हैं। और अगर आप लेट से पासवर्ड भी गलत देते हैं, यूजर नेम गलत देते हैं, तो सिर्फ यूजर नेम पे ही पहले इनवैलिड यूजर का हमें, ये देखें इनवैलिड यूजर नेम का मैसेज उसने पास कर दिया, क्योंकि आपका
यूजर नेम ही ठीक नहीं है, तो बस वो यहाँ पर आया। देखें इफ एल्स जो जितना एल्स एल्स एक साथ लिखा हुआ है, ये सारा जो है इन तीनों ब्लॉक में से कोई एक ब्लॉक ही चल सकता है। ठीक है ना, इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर पहला ब्लॉक ट्रू हो गया तो फिर ये दो ब्लॉक्स को नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इससे पहले चेक किया यूजर नेम बराबर है या नहीं एडमिन के, नहीं है। अगर नहीं है बराबर तो उसने डायरेक्ट मैसेज में पास किया इनवैलिड यूजर नेम, और वो बाहर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर यूजर नेम हम ठीक कर देते हैं तो देखें यूजर नेम वाली बात सही गुजर जाएगी, यहाँ से गुजर गया। अब वो पासवर्ड पैकेज में मैसेज पास कर दिया कि पासवर्ड गलत है, और फिर बाहर आ गया। अगर दोनों चीजें सही कर देते हैं हम, तो फिर वो दोनों चीजें ठीक की हमने, तो फिर वो वेलकम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पासवर्ड अपना गलत कर देता हूँ और अब मैं इसकी एग्जीक्यूशन आपको जरा शो कर। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कंसोल स्क्रीन की सोर्सेज पर आ जाए, तो देखें यहाँ पर ये जो हमारी मेन डॉट जेएस की फाइल है, उसका सोर्स कोड हमें यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ ये प्रोग्राम चल कैसे। और मैं यहाँ पर किसी भी जगह पर एक ब्रेक पॉइंट लगा दूँ। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट क्या करता है कि जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, अब देखें प्रोग्राम यहाँ रुका हुआ है, कंसोल स्क्रीन पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, प्रोग्राम अभी यहाँ रुका हुआ, पूरा पेज रुका। अब हम इसको स्टेप्स में रन करते हैं। इसको हम स्टेप्स में रन करते हैं, एक एक स्टेप। F10 दबाया मैंने, वो नेक्स्ट लाइन में आया। देखें एसटीडी नेम की वैल्यू अभी अफनान है, अगली लाइन में एसटीडी नेम प्लस इक्वल टू यूसुफ हो रहा है। अगर मैं इससे अगले स्टेप पे जाऊंगा F10 दबाकर, तो देखें अब एसटीडी नेम में अफनान यूसुफ आ गया पूरा। कंसोल डॉट लॉग वाली लाइन पे खड़ा हुआ, जब यहाँ से गुजरेगा तो देखें कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंटिंग हो गई होगी अफनान यूसुफ। ये देखिए प्रोग्राम अभी रुका हुआ है, प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हम इस तरह से डीबगिंग करते हैं प्रोग्राम। तो अच्छा ये यहाँ पर भी आ रहे होते हैं ऑप्शन, ये देखें यहाँ से भी हम कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप। अब देखें यूजर नेम में एडमिन किया और पासवर्ड में 1234 चला गया, तो देखें यूनेम के अंदर एडमिन है और पासवर्ड में 1234 है। एमएसजी अभी खाली। नेक्स्ट स्टेप पे उसने चेक किया, अब यहाँ पे चेकिंग चलेगी इस लाइन, तो देखें चेकिंग हुई कि यू नेम बराबर है एडमिन के, तो जी है। तो देखें वो इफ के अंदर नहीं गया, वो डायरेक्ट कहाँ गया, एल्स पे। फिर उसने चेक किया तो यूजर पासवर्ड जो 1234 है, जो कि 123 के बराबर नहीं होता, तो ये बात ट्रू हो गई। वो अंदर आ गया, उसने अभी देखें एमएसजी खाली है इस वक्त। जब इस लाइन से पढ़ के गुजरेगा तो एमएसजी के अंदर आ गया इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, अब वो उसको कंसोल करने जाएगा। देखें अभी तक कंसोल नहीं हुआ होगा, जब इस लाइन से गुजरेगा तो कंसोल। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे तो देखें प्रोग्राम एंड हुआ और यहाँ इनवैलिड पासवर्ड प्रिंट। ठीक है, और इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हटा लें। जब अपना ये डिबगिंग अगर कर सके तो फिर ये ब्रेक पॉइंट हटा लें, वरना आपका पेज बार बार रिफ्रेश करेगा और वो रोकेगा वहां पे जाके। ठीक है, तो देखें इस तरह से हम पूरी डिबगिंग भी आपको करके बता दी कि किस तरह से प्रोग्राम रन कर रहा होता है किसी भी कोड को। ठीक है, इसका एक और सिनेरियो भी देख लेते हैं। अब जैसे ये एक सिनेरियो था यूजर ने पासवर्ड वाला, मैं ये सारा कोड यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। और एक हमारे पास असाइनमेंट आता है कि भाई हमने फॉर एग्जांपल मार्कशीट बनानी है, तो मैं वो पूरा असाइनमेंट आपको दूंगा, आप वो असाइनमेंट तो करेंगे। लेकिन मार्कशीट का जो फाइनल ग्रेड वाला रिजल्ट है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट एक चीज करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है जिसका नाम है परसेंटेज, और परसेंटेज आ गई है 65। ठीक है, ये अगर हमारी एक परसेंटेज का आंसर है, तो मतलब आपका पूरा असाइनमेंट ये हो सकता है कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो आप 10 मार्क्स लो और उनको सम करके फिर डिवाइड करो तो परसेंटेज आपके पास आ जाए। अब आपने उसका ग्रेड प्रिंट करना है, तो मैंने कहा भी एक और वेरिएबल है लेट्स से ग्रेड, जो कि फिलहाल खाली है। ठीक, और मैं इफ लगा, मैंने कहा इफ परसेंटेज इज अब देखें इसमें एक मिस्टेक हम करते हैं, पहले मैं वो मिस्टेक कर देता हूँ फिर आपको समझ आएगी। मैंने कहा अगर परसेंटेज 40 से अबव हो तो ग्रेड में डाल देना आप लेट से आई गेस डी ग्रेड बनेगा। और फिर हम एल्स इफ करके कहते हैं अगर परसेंटेज बड़ी हो 50 से तो फिर ग्रेड को कर देना आप सी। ठीक है, एल्स में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भी फेल कर, ग्रेड में मैंने लिख दिया fail। ठीक है, और मैंने जो है वो कंसोल डॉट लॉग कर दिया ग्रेड को, ताकि हमारा ग्रेड आ जाए।
तो देखें अभी इस सिचुएशन को जरा सब लोग देखें और मुझे इसका जवाब दें कि हमारा जो आंसर है वो क्या है। हमारे कोड को देखें, परसेंटेज है 65, और मैंने पहले कहा कि अगर परसेंटेज 40 से बड़ी हो तो डी आ जाए, 50 से बड़ी हो तो सी आ जाए। और भी लगा देते हैं हम एल्स इफ अगर परसेंटेज बड़ी हो 60 से तो हमारे पास ग्रेड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल। जी जनाब, किसी ने आंसर दिया है चैट के अंदर, डी। अच्छा, इम्तियाज साहब कह रहे हैं बी, सुफियान कह रहे हैं बी, अब्दुल वहाब कह रहे हैं डी। अच्छा जी। ओके, अब्दुल वहाब का आंसर ठीक है, क्योंकि अब्दुल वहाब जो कह रहे हैं वो एक्चुअली इस प्रोग्राम की जो इसका स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के चलने का, वो उस पर पूरा उतरता है। जरा समझे इस चीज को कि अच्छा बी नहीं आएगा, उसकी रीजन है। देखें यहाँ पर गौर से देखें, हम कह रहे हैं परसेंटेज की वैल्यू है 65। तो जैसे ही वो इफ पर आएगा तो 65 40 से बड़ा होता है या नहीं? ठीक है, ये बात ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ही बात ट्रू हुई तो उसका ग्रेड क्या बन जाएगा, डी। अब भले आप उसकी परसेंटेज यहाँ पे 90 भी कर दें तो भी उसका आंसर हमेशा डी ही आएगा, और 40 या उससे कम पे जाके ये फेल होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है हमारे इस वक्त कोड में। अगर हम चला के देखें, देखें परसेंटेज 90 दी हुई है हमने, उसके हिसाब से तो कुछ और बनना चाहिए था, लेकिन इसका ग्रेड हमेशा डी ही बन रहा है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में एक लॉजिकल मिस्टेक है। मतलब सेंटेक्स बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी सही है, लेकिन हमारी एक लॉजिक की गलती है। वो क्या है कि हमने सबसे पहले लोएस्ट को चेक किया, विच इज रॉन्ग। ठीक है, हम किस तरह से करते हैं हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी इस तरह का कोई काम करना हो जहाँ पे आपको वैल्यूज चेक करनी हो और उसकी बेस पे कोई डिसीजन लेना हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो सबसे पहले टॉप वाली चीजों को चेक। मतलब आप सबसे पहले 80 को चेक कर लें कि भाई अगर परसेंटेज 80 से बड़ी हो या बराबर हो तो ए प्लस। इसी तरह अगर परसेंटेज 70 से बड़ी हो या बराबर हो तो ए। और इसी तरह अगर 60 से बड़ी हो या बराबर हो तो बी। एल्स परसेंटेज बड़ी हो या बराबर हो तो ठीक है, तो लेट्स से मैंने कभी ग्रेड हो जाएगा उसका सी, अदरवाइज फेल कर। ठीक है, अब ये लॉजिक हमारी ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर 90 रखता हूँ तो ये बात ट्रू होती है, पहली वाली सही है, प्लस में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 73 रखता हूँ तो देखें पहली वाली बात तो फॉल्स हो गई, दूसरी वाली बात ट्रू हो गई। अब ये प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो एक लॉजिकल एरर कर जाते हैं हमारे डेवलपर्स भी, और नॉर्मली ये गलती हम क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हम मैथ की तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम जो है, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो उसी तरह चलते हैं जिस तरह आप उनको लिखते हैं, ना कि उस तरह से कि जिस तरह आप उसको सोच रहे हैं। ठीक है, आपके जहन में तो ये है कि वो ठीक लिखा है मैंने, लेकिन जो कोड लिखा हुआ है वो कोड को फॉलो करें। ठीक है, तो हमें कोड को पढ़ लेना चाहिए, अपने कोड को बार बार पढ़ें ताकि आप इसको सीखें कि भाई क्या हो रहा है। तो अगर हम इसको उर्दू में पढ़ते हैं तो देखें पहली लाइन में लिखा हुआ परसेंटेज की वैल्यू है 70 और ग्रेड की वैल्यू कुछ भी नहीं है, खाली। हमने कहा अगर 73 बड़ा होता है 80 से तो ग्रेड में क्या कर देना, ए प्लस कर देना। तो भाई 73 बड़ा नहीं होता 80 से। ठीक है, आगे आ गया 73 बड़ा होता है या बराबर होता है 70 के, हाँ जी ये बात ट्रू है, तो ग्रेड में क्या आ जाएगा, ए। फिर जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको ए मिलेगा ग्रेड के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर हम परसेंटेज कम करते जाएं, लेट से मैं यहाँ पर इसको 54 कर देता हूँ, अब ये इन सारों से गुजर के इस वाले पे जाकर ट्रू होगा और आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, और अगर इससे भी कम है वैल्यू, मतलब 50 से भी कम है, लेट से 49 हो गई, अब ये किसी पर भी ट्रू नहीं मिलेगा तो एल्स में पहुंचेगा, और एल्स में ग्रेड फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमने 50 से नीचे वालों को फेल किया हुआ है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कैसे लिख रहे हैं ना प्रोग्राम। मतलब अब कोई एतराज कर सकता है कि सर फेल तो 33 से नीचे वाला होता है। वो ठीक है, वो हमारे हिसाब से होता है, लेकिन प्रोग्राम जो भी हमने लिखा हुआ है उसके हिसाब से 50 से नीचे वाला फेल। ठीक है, तो ये एक को मैंने और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। सर इसमें यूजर से वैल्यू जो लेते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कंडीशन, वो हम्म किस तरह होगा?
देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूजर से वैल्यू आमतौर पे तो हम अपने टेक्स्ट बॉक्सेस से लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा। जो हमने फॉर्म पढ़ा था ना, फॉर्म, जी जी जी। कॉन्टेक्ट के अंदर में टेक्स्ट बॉक्स लगाए थे, हम इनसे वैल्यू लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। बट अभी हम कर सकते हैं, जस्ट टू मेक यू, मतलब एक एंजॉय करने के लिए, चलो मैं बता देता हूँ एक तरीका। लेकिन ये जो फॉर्म से डेटा लेना है, इसको डॉम मैनिपुलेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पर परसेंटेज हम 49 रिसीव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स होता था ना जिस तरह, इसी तरह एक प्रॉम्प्ट बॉक्स भी होता है। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट क्या करता है, वो आपको एक डब्बा दिखा देगा पेज लोड के ऊपर। ये देखें, रिफ्रेश करूंगा तो देखेंगे ये आ गया एक डब्बा। अब इसकी जो भी मैं वैल्यू दूंगा, ये जाके सेव हो जाएगी कहाँ पे, मेरे परसेंटेज के वेरिएबल के। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट का बॉक्स इस्तेमाल होता है इस तरह से एक इनपुट लेने के लिए अलर्ट बॉक्स में, ये भी आप कर सकते हैं। बट ये जो है, मतलब पहले जावास्क्रिप्ट में लोग यूज कर लेते, लेकिन जो अल्टीमेट आउटपुट है वो ये है कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स से डेटा इनपुट लेना सीखेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा अच्छा डॉम ठीक है। पढ़ाना है, तो वो अभी हम नहीं कर। यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि प्रॉम्प्ट में मैसेज डाल दो, फॉर एग्जाम्पल एंटर परसेंटेज। तो वो यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट बॉक्स में मैसेज भी आ जाएगा कि भैया परसेंटेज लिखनी है। तो 50 लिखी, तो देखें सी ग्रेड आ गया। दोबारा चलाया, मैंने कहा भाई 69, तो बी ग्रेड आ गया। फिर दोबारा चलाया, मैंने कहा भाई 89, ए प्लस आ गया। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम यहीं पे रिफ्रेश कर करके हम चेक कर सकते हैं। फिर प्रॉम्प्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आप लोग एक चीज नोट करें कि भाई आपने एक अपनी प्रैक्टिस के लिए काम करना है कि आपने एक पूरा मार्कशीट का प्रोजेक्ट बनाना है। कैसे बनाना है, आप 5 प्रॉम्प्ट लोगे। पहला प्रॉम्प्ट होगा इंग्लिश के मार्क्स डालें, दूसरा होगा उर्दू के मार्क्स डालें, मैथ्स के मार्क्स डालें, और दीगर सब्जेक्ट के मार्क्स ले लें 5। और फिर आप उसको खुद ही नीचे कैलकुलेट करें, परसेंटेज खुद ही निकालें। परसेंटेज का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टोटल कर लें उन तमाम प्रॉम्प्ट का जो आपको रिसीव हुए हैं वेरिएबल के अंदर। ठीक है, फिर उस टोटल को आप मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 500 करें, तो आपके परसेंटेज आ जाएगी। तो उस परसेंटेज से आप इफ एल्स लगा के ग्रेड निकाल लें, तो आपका ये पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। ये आपका असाइनमेंट है, आपको खुद ही करना है, ठीक है। अच्छा, इफ एल्स को ही कंटिन्यू करते हुए, ये काफी हमने इस पर डिस्कस कर लिया, हम जो है वो एक और ऑपरेटर पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। देखिए, टर्नरी का मतलब होता है 3। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेट से अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5, तो देखें इस स्टेटमेंट में ये जो एक लाइन है, इसको एक स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है? और ये सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है इसी। ठीक है, नहीं भी लगाया आजकल जावास्क्रिप्ट में तो कोई मसला नहीं है सेमीकोलन से, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि ये जो ऑपरेटर है, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असल में बाइनरी ऑपरेटर होता है। क्या मतलब, इसके यहाँ भी एक ऑपरेंड है और यहाँ भी एक ऑपरेंड है, ठीक है। इसीलिए इसको बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो वाला ना, बाइनरी ऑपरेटर। बहुत सारे बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब हमारे पास एक ऑपरेटर है, फॉर एग्जाम्पल a+5। तो अगर हम ये करेंगे तो ये ए भी जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। ये इसके दोनों ऑपरेंड है। इसी तरह अगर मैं लिख दूं सिर्फ -a, तो देखिए ये जो है -a, ये एक यूनरी ऑपरेटर है, एक ही ऑपरेंड होता है इसका। ठीक है, तो इस तरह जितने भी हमने ऑपरेटर पढ़े हैं पीछे, अगर हम यहाँ पर वापस आए ऑपरेटर्स पे, तो देखो मेजॉरिटी ऑपरेटर ये सारे हमारे बाइनरी ऑपरेटर थे। ये भी बाइनरी ऑपरेटर थे। नॉट जो है ये एक यूनरी ऑपरेटर था, एक वाला ऑपरेटर। देखो, ये भी बाइनरी है, इसके दो ऑपरेंड है, ये भी बाइनरी है, इसके दो ऑपरेंड है, इसका एक ऑपरेंड है। तो इसी तरह बाइनरी ऑपरेटर्स के अलावा एक ऑपरेटर और होता है टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर के 3 ऑपरेंड होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसको लिख लें। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल लेट, एक वेरिएबल है मेरा, या मैं चलो कंसोल करके दिखा देता हूँ, कंसोल.लॉग। कंसोल.लॉग में डायरेक्ट मैं एक काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई 2 बराबर है 3 के, ये मैंने लिखा। ठीक। अब देखो, अगर हम इसको ऐसे चलाते हैं तो ये बात या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स। अगर मैं इसको आउटपुट पे देखूँ, तो ये असल में फॉल्स। ठीक, 2 बराबर नहीं होता 3 के, तो ये बात फॉल्स। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है कि इफ की तरह काम हो गया ना, ट्रू। अगर ये बात ट्रू हो जाए तो क्वेश्चन मार्क पहला ऑपरेटर है टर्नरी में, तो भी कंसोल में लिख देना, अगर ये बात ट्रू हो जाए तो लिख देना बराबर। ठीक है जी। और सेमी कॉलन लगाने के बाद, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, कॉलन लगाने के बाद, तो हमने कहा जी नॉट बराबर।
ठीक है जी। अब देखो क्या होगा। अब ये पहले जो है ये ट्रू या फॉल्स आ रहा था, अब अगर ये बात ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा हुआ है वो कंसोल हो जाएगा बराबर, और अगर ये बात फॉल्स होती है तो नॉट बराबर नजर आ जाएगा हमें लिखा हुआ। ये देखो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। क्या मतलब, इसके तीन ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड है इसका पूरा, एक ये ऑपरेंड है, और एक ये भी ऑपरेंड। और टर्नरी ऑपरेटर खुद दो ऑपरेटर पे होता है, एक क्वेश्चन मार्क और एक सेमी, एक कॉलन। क्या है इसकी तीनों चीजों को समझे तो पहली सिचुएशन, पहला जो इसका पार्ट है उसके अंदर इसको हम कहते हैं कंडीशन, कि यहाँ पर एक कंडीशन चेक हो रही है कि 2 3 के बराबर है या नहीं। क्वेश्चन मार्क मतलब ये चीज चेक करनी है। अगर ये सवाल ठीक होता है तो क्वेश्चन मार्क के फौरन जो लिखा हुआ है बाद में वो हमें आउटपुट में मिलेगा। अभी हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट प्रिंट में मिल रहा है जैसा कि बराबर लिखा हुआ है। और कॉलन लगा के वो बात अगर फॉल्स हो जाती है, शुरू में जो कंडीशन चेक की, तो कॉलन के बाद जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करना जरूरी नहीं होता हर बार, मतलब मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसको, मैं एक और इसकी सिचुएशन बताता हूँ। मैंने कहा जी लेट आंसर इक्वल टू, इस तरह भी लगा सकते हैं हम कि भाई ए अगर बराबर हो 7 के तो कहना 7, ठीक है। और एल्स जो है कहना फॉर एग्जाम्पल नथिंग, या लेट से हम कहते हैं फॉल्स कहते हैं। और ये फॉल्स मैं खुद लिख रहा हूँ ना, ये वो वाला फॉल्स नहीं है, बुलियन वाला। तो अब देखो क्या हुआ कि आंसर की वैल्यू क्या है, अगर ए 7 के बराबर हो तो आंसर की वैल्यू 7 हो जाएगी, वरना क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक, समझ आ रही है बात। तो ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर पूरा। ये इन लाइन इफ एल्स की तरह करता है काम। देखो लिखा हुआ ये है कि अगर 7 के बराबर हो ए तो 7 उठा के क्या रख देना आंसर में, एल्स क्या रखना, फॉल्स रख देना। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, अब अगर हम आंसर कंसोल कर ले तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा। ऊपर वाली लाइन को हम कमेंट कर देते हैं फिलहाल। तो देखो आंसर हमें मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू 7 नहीं है बल्कि 5 है ये। तो ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर भी हम इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, मतलब ये जो ऊपर लाइन लिखी है टर्नरी ऑपरेटर की, इसका हम अगर इफ एल्स लिखें तो इस तरह लिखेंगे, इफ ए इक्वल टू 7 तो क्या करना, आंसर को बराबर कर देना 7 के, और एल्स जो है आंसर को बराबर कर देना फॉल्स के। तो एक ही बात। तो इस तरह से लिखा है, ये हमने लिखा है इफ एल्स के तरीके पे, जो कि ब्लॉक में लिखा जाता है, ठीक है। इफ एल्स के अंदर ब्लॉक में इस तरह से लिखते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर में इस तरह से लिखते हैं। एक ही बात है, ये दोनों कोड बिल्कुल सेम आउटपुट देंगे हमें। टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा सा, एक तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल है, पुराना है, और जो है ये आपका टाइम सेविंग था, एक ही लाइन के अंदर इफ एल्स आपका हो गया। तो अगर आपने सिंगल इफ एल्स करना है तो आप इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कसरत से। ठीक है जी।